हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू यूजेनिक्स लाइफ साइंस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट लाइफ साइंस जून 2022। इसके मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर था उस पेपर में कितने क्वेश्चंस हैं जिनकी कॉमन मार्किंग होगी और उनमें उनकी वजह से आपके कितने मार्क्स बढ़ जाएंगे, आप इस वीडियो से कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है जिस क्वेश्चन पे काफी कॉन्फ्लिक्ट है, लोग इसको कॉन्ट्राडिक्टरी बता रहे हैं। बहुत लोगों ने इसको बहुत तरीके से इसका आंसर दिया हुआ है, किसी ने कुछ दिया हुआ है, किसी ने कुछ दिया हुआ है। चलिए, लेकिन CSIR को जो आंसर है वो इसका ये फोर्थ वाला आंसर है। ये जो क्वेश्चन है वो रेप्लिकेशन से है इकोलाई के, ठीक। और जब रेप्लिकेशन में जहां पर रेप्लिसोम बनता है उस रेप्लिसोम से है, तो बहुत से लोग इस फर्स्ट क्वेश्चन को भी इनकरेक्ट बता रहे हैं। फर्स्ट आंसर को भी, ये फर्स्ट ऑप्शन है नॉट क्वेश्चन, इसको भी इनकरेक्ट बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। द रेट ऑफ फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ डीएनए हेलिकेज along the template DNA increased tenfold when DNAV and DNA polymerase third interact। ये बिल्कुल 100% सही है। जब डीएनए पॉलीमरेज थर्ड और डीएनए बी जो कि हेलिकेज है आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो इसकी जो स्पीड होती है हेलिकेज की वो 10 फोल्ड इंक्रीज कर जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जब हेलिकेज डीएनए पॉलीमरेज के साथ में इंटरेक्ट नहीं करता है या उससे सेपरेट होता है, तो इसकी स्पीड जो होती है वो 10 फोल्ड कम रहती है। बराबर। अब आगे देखते हैं। thus ensuring that thus ensuring that the helicase does not move ahead rapidly without polymerase। मतलब ये ये सुनिश्चित करता है कि हेलिकेज बिना पॉलीमरेज के आगे नहीं बढ़ता है या तेजी से आगे नहीं बढ़ सकता है। इसका मतलब ये है, ठीक। यही सेम लाइन उसमें लिखी हुई है वॉटसन में। वॉटसन में पेज नंबर है 286 टू 287। एडिशन है सेवेंथ एडिशन। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये जो हाईलाइटेड एरिया है इसमें देखते हैं। In addition, this association stimulates the activity of helicase by increasing the rate of helicase movement tenfold। ये बात सही है, ऑप्शन में भी दी हुई है। Thus, the helicase slow down if it becomes separated from DNA polymerase। अगर डीएनए पॉलीमरेज से हेलिकेज सेपरेट हो जाता है तो इसकी जो एक्टिविटी है वो स्लो हो जाती है। ये भी सही है। द कपलिंग ऑफ हेलिकेज एक्टिविटी टू द प्रेजेंस ऑफ डीएनए पॉलीमरेज थर्ड प्रिवेंट द हेलिकेज फ्रॉम रनिंग अवे फ्रॉम द डीएनए पॉलीमरेज थर्ड hollow enzyme and thus serve to coordinate these two key replication fork enzyme। ठीक है, तो इसमें ये सीधा सीधा दिया हुआ है कि जो हेलिकेज है, हेलिकेज बिना रेप्लिकेशन जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है बिना उसके आगे मूव तेजी से मूव नहीं कर सकता है। और जो CSIR का ऑप्शन है वो फोर्थ सही है। इस ऑप्शन को लोग चैलेंज कर रहे हैं फर्स्ट को, लेकिन ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। अगर आपको लगता है तो आप इसको कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि ये चीज डायरेक्ट वॉटसन में लिखी हुई है और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा वर्ड प्ले कर दिया है। सेंटेंस को इस तरह से फ्रेम किया है कि जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल म्यूटेंट shows the pattern sepal petal petal repeated several time। पहली बात, इन्होंने कोई पर्टिकुलर जीन म्यूटेंट नहीं बताया, नो जीन म्यूटेंट।
ठीक, तो यहाँ पर इन्होंने कोई भी जीन म्यूटेशन नहीं बताया है और इन्होंने क्या किया है, सेपल पेटल पेटल। चलिए देखते हैं। और इन्होंने जो आंसर दिया है वो आंसर है आपका एगमस। ठीक है, तो जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बुक है स्कॉट एफ गिलबर्ट, उसमें भी दिया हुआ है। उसके बाद आपकी ये ये डायग्राम, ये म्यूटेंट का डायग्राम है वो आपका तेज एंड जिगर में भी दिया हुआ है। चलिए इसको देखते हैं। जो नॉर्मल म्यूटेंट होते हैं वो इसके एबीसी मॉडल के किस तरह से हैं। ये जो क्वेश्चन है वो एबीसी मॉडल से आया हुआ है। नॉर्मल किसी भी फ्लावर में 4 वर्ल्स होती हैं, सेपल पेटल स्टेमन कार्पल। ये मिलकर के 4 वर्ल्स बनाते हैं। जो फर्स्ट वर्ल्स होती है सेपल, सेकंड पेटल, थर्ड स्टेमन, फोर्थ कार्पल। ठीक है, अब अगर हम जीन की बात करें, जीन को हम ए बी सी की कैटेगरी में रख लेते हैं। जैसे यहाँ देखें, जैसे आप यहाँ देखो, ठीक है, एपिटेला यहाँ पर है, जीन ए, एपिटेला 1 एपिटेला 2, यहाँ पर एपिटेला 3, और यहाँ पर आ जाता है एगमस। इसको जीन ए की कैटेगरी में रखा जाता है, इसको बी की और इसको सी की कैटेगरी में। ठीक है, उन्होंने ऑप्शन जो दिया है एगमस दिया है। ऑप्शन, इस ऑप्शन के हिसाब से चलें तो देखें, अगर हम क्या करें, इस तरह से इसका डायग्राम बनता है। ये ए, बी जीन और ये सी जीन, सी जीन। ठीक है, ए जीन में एप्टेल आ जाएगा, एपी 1 2, एपी 3, और यहाँ पर एगमस। ठीक, ये एपी 3 जो एप्टेला 3 है वो दोनों में ही काम करता है, ए के साथ, जीन ए के साथ भी और जीन सी के साथ भी। तो जब जीन ए अकेला होता है तो यहाँ पर सेपल का फॉर्मेशन होता है। जीन ए और जीन बी मिलकर के पेटल बनाते हैं, और जीन बी और सी मिलके स्टेमन बनाते हैं, और जीन सी अकेला बनाता है कार्पल। ठीक, तो इन्होंने एगमस दिया हुआ। अगर हम एगमस को म्यूटेट कर देते हैं, इस जीन सी को म्यूटेट कर दें, यहाँ पर जैसे ये है, ये सी है, ये ए है और ये बी है। ठीक, सी हमने हटा दिया तो सी की जगह पूरा कौन आ जाएगा, सी की जगह ए आ जाएगा। यहाँ पर जब ए आ जाएगा तो वहां पर क्या बनेगा, सेपल। ये देखो जीन ए यहाँ पर भी है, और जीन ए यहाँ पर भी है, और जीन बी यहाँ पर, सेपल, फिर पेटल, और पेटल, फिर सेपल। इस तरह का सीक्वेंस बनेगा, सेपल पेटल पेटल सेपल, अगर आप एगमस को म्यूटेट कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं फिर से। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ना तो कोई जीन का नाम दिया है, ना तो कोई किसी भी प्लांट का नाम दिया है। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई है, इसलिए ये क्वेश्चन, इसकी कॉमन मार्किंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोम इज नोन टू अकर इन इंडिया। ये क्वेश्चन आया है और ये पूछा गया कि इसमें से कौन सा बायोम इंडिया में नहीं मिलता है। तो ये सारे ही बायोम इंडिया में मिलते हैं, और ऑप्शन में कोई कॉम्बिनेशन भी बना के नहीं दिया है। तो इसमें से इस क्वेश्चन की कॉमन मार्किंग होगी, डेफिनेटली कॉमन मार्किंग होगी इसकी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, से पूछा गया, द हीमोग्लूटिन प्रोटीन इन इन्फ्लुएंजा वायरस कंटेन अ लॉन्ग अल्फा हेलिक्स विद 53 रेसिड्यू। अल्फा हेलिक्स है और 53 रेसिड्यू है, 53 amino acid. Which one of the following correctly describe the attributes of this alpha helix? चलिए अल्फा हेलिक्स को देखते हैं। अगर हम अल्फा हेलिक्स की लेंथ की बात करें
तो लेंथ 53 अमाइनो एसिड एंड 1.5। लेंथ कैसे निकालते हैं कि जो लेंथ है, जैसे एक टन में 5.4 अमाइनो एसिड होते हैं और 3.6 अमाइनो एसिड होते हैं और 5.4 यहाँ पर, अगर इसको 5.4 को 3.6 से अगर भाग दोगे तो 1.4 यहाँ पर ये अमाइनो एसिड के बीच में डिस्टेंस आ जाएगी। सो 53 इंटू 1.5 अगर आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी जो लेंथ होगी वो आपकी निकल के आ जाएगी 53 इंटू 1.5 विल बी 79। ये आ जाएगी 79 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद इसमें जो टर्न होंगे, टर्न को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो 53 डिवाइडेड बाई 3.6, तो टोटल टर्न आपको इसमें से मिल जाएंगे कि कितने टर्न है। तो इसमें टोटल जो टर्न होंगे 14 टर्न होंगे। ठीक, अगर आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं इसमें, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड माइनस 4 करना होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड 53 माइनस 4 कर दो, तो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड माइनस 4 बराबर 53 माइनस 4 बराबर 49 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसमें से जो अल्फा हेलिक्स की प्रॉपर्टी है, वो सारे पैरामीटर्स को अगर हम लेकर के देखते हैं तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें से लेंथ आपकी 79 एंगस्ट्रॉम हो, उसके बाद 14 टर्न हो, टर्न 14 सब में है। ठीक है, 14 टर्न सब में है, तो आपका ये ऑप्शन गलत हो गया। अब 79 हमें देखना, 79 किसी में भी नहीं है और 49 हाइड्रोजन बॉन्ड तो किसी में भी नहीं है, तो इसलिए कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है और ये क्वेश्चन डेफिनेटली कॉमन मार्किंग के लिए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगेन फिर डीएनए से है, जिसमें पूछा गया है डीएनए रिपेयर में, डीएनए रिपेयर पूछी गई है। ठीक, इसमें ये पूछा गया है कि एक्सचेंज रिपेयर सिस्टम replace a short stretch of DNA around the site of damage. The following statement are made about nucleotide exchange repair in E. coli. ये जो न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर सिस्टम से है, पाथवे से है, इकोलाई से रिलेटेड है और इसमें पूछा गया है। ठीक, इसमें इससे रिपेयर से यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए हैं और फिर इसमें से आपको स्टेटमेंट सिलेक्ट करने हैं, कौन से सही स्टेटमेंट है। चलिए, यूबीआर बी होमोडाइमर क्रिएट द निक ऑन वन स्टैंड ऑन द बोथ साइड ऑफ लेजन। ये एकदम 100% सही है। ये वॉटसन में डायग्राम भी बना हुआ है और उसमें लिखा हुआ भी है, ये वॉटसन में लिखा हुआ भी है। वॉटसन का पेज नंबर अगर आप देखोगे, पेज नंबर 329 सेवेंथ एडिशन अगर आप देखोगे तो आपको ये वहां पे एग्जैक्ट डायग्राम के साथ मिल जाएगा कि यूबीआर बी होमोडाइमर क्रिएट द निक ऑन द वन स्टैंड ऑन बोथ साइड ऑफ द लेजन। उसके बाद बी ऑप्शन कह रहा है द 50 to 60 residue long stretch of DNA between the two nick is removed by action of UBR D। 50 to 60 नहीं होते हैं, 12 to 13 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो आपका जो बी है वो गलत है। उसका सी ऑप्शन द गैप जनरेटेड इज फिल्ड इन टिपिकली बाय डीएनए पॉलीमरेज सही, फर्स्ट, ये भी सही है। डी ऑप्शन द डिस्ट्रक्शन caused by the lesion is recognized and
बाउंड बाय यूबीआर ए बी कॉम्प्लेक्स। ये भी सही है। पहले क्या होता है कि अगर हम देखें इसको कि यूबीआर ए और बी का कॉम्प्लेक्स आता है और उसके बाद जब ये लेजन को डिटेक्ट कर लेते हैं, ये कॉम्प्लेक्स यूबीआर ए और बी का, जिसमें से यूबीआर ए रिलीज हो जाता है और यूबीआर बी का डायमर यहाँ बना रहता है। फिर जैसे यूबीआर बी का डायमर यहाँ बना रहता है, यूबीआर बी नेक क्रिएट करता है। जैसे नेक क्रिएट हो जाती है, यूबीआर जो बी है वो यूबीआर सी और डी को रिक्रूट करता है। और इसमें जो सीएसआईआर ने आंसर दिया है वो है सी एंड डी ऑप्शन। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट में अगर हम ऑप्शंस पे जाएं तो ऑप्शन बी गलत है, बाकी ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और डी तीनों ही सही है। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन जो होना चाहिए था ए सी डी, लेकिन सीएसआईआर ने जो आंसर दिया है वो है सी एंड डी ओनली। चलिए इसका रेफरेंस देखते हैं। ये वॉटसन के पेज नंबर 329 का मैटर है। इसमें लिखा हुआ है सीधा सा, अपॉन एनकाउंटरिंग डिस्टॉर्शन यूवीआर ए एग्जिस्ट द कॉम्प्लेक्स यूवीआर ए निकल जाएगा एंड द रिमेनिंग डायमर ऑफ यूवीआर बी मेल्ट द डीएनए टू क्रिएट अ सिंगल स्टैंडर्ड बबल अराउंड द लेजन यूवीआर बी रिमेनिंग डायमर ऑफ यूवीआर बी। ये क्लियर लिखा हुआ है। तो इसमें आपको कॉमन मार्क्स मिलेंगे जिन लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड अबाउट मैमेलियन डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें ऑप्शंस देखें। जाइगोट इज अ टोटिपोटेंट स्टेम सेल, एकदम सही है। द सेल ऑफ इनर मास, द सेल्स ऑफ इनर मास आर सेड टू बी प्लूरिपोटेंट, ये भी सही है, एकदम सही है। The three regulatory transcription factor OCT4, NANOG and SOX to help maintain pluripotency of inner cell mass, सही है। इन्हीं को ही यामानाका फैक्टर भी बोला जाता है, यामानाका फैक्टर। सिन्या यामानाका ने जब डिफरेंशिएटेड सेल को अगेन फिर से प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल में कन्वर्ट किया था, तो इन्हीं तीन फैक्टर और एक दो फैक्टर और थे, उनको उन्होंने यूज करके डिफरेंशिएटेड सेल को इनर उसमें इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल में कन्वर्ट किया था। तो यही तीन फैक्टर हैं जो प्लूरिपोटेंसी को मेंटेन करते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं उसके बाद। अच्छा, डी ऑप्शन भी बचा हुआ है। ये CDX अपरेगुलेट OCT4 एंड नैनो, नहीं, CDX इनहिबिट करता है, इनको अपरेगुलेट नहीं करता। तो डी ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब ऑप्शन में जाते हैं। CSIR ने जो ऑप्शन दिया है वो है ए एंड बी ऑप्शन, लेकिन ये ऑप्शन अकेला ए एंड बी सही नहीं, मतलब ए एंड बी तो सही है लेकिन सी भी सही है। इसके लिए आप गिलबर्ट की बुक का रेफरेंस दे सकते हैं। उसके अलावा CSIR के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनका भी रेफरेंस दे सकते हैं कि आपने यही सेम क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है, जिसमें जो प्लूरिपोटेंसी को मेंटेन करने वाले फैक्टर हैं वो यही पूछे गए। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कॉमन मार्किंग के लिए जाएगा। ठीक, देखो, ये स्टेम सेल हायरार्की दी हुई है, फर्टिलाइज है, जाइगोट और 8 सेल तक जो एम्ब्रियो होता है वो टोटिपोटेंट होता है। उसके बाद सेल्स जो होती है, आईसीएम की बात कर रहा है, आईसीएम की सेल प्लूरिपोटेंट होती है। उसके बाद की जो सेल होती है मल्टीपोटेंट, उसके बाद ओलिगोपोटेंट, उसके बाद यूनिपोटेंट एंड डिफरेंशिएटेड सेल्स। ये हायरार्की होती है स्टेम सेल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल लिस्ट, इसमें एक टेबल दी हुई है, लिस्ट दी हुई है जिसमें मेजर फूड क्रॉप है एंड रीजन ऑफ डोमेस्टिकेशन, मतलब कि वो किस रीजन से बिलोंग करती हैं। जैसे बनाना इंडोनेशिया से बिलोंग करता है। उसके बाद जो बी है इंडिया से बिलोंग करता है, मूंग बीन
ये मूंग बीन इंडिया से ही बिलोंग करता है, इसके बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। उसके बाद जो सोरगम है वो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करता है, ये भी सही है। और जो वीट है वो मिडिल ईस्ट से बिलोंग करता है। जो वीट है वो मिडिल ईस्ट से बिलोंग करता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ए का थर्ड किस में है, ये है। तो आपके ये सारे ऑप्शन ओमिट हो गए। बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट अफ्रीका नहीं है, इंडिया है, बी का सेकंड होगा। उसके बाद सोरगम साउथ अफ्रीका, सी का थर्ड इंडोनेशिया दिया हुआ है इसमें, वो भी गलत है क्योंकि बनाना इंडोनेशिया से बिलोंग करता है। वीट मिडिल ईस्ट से, डी का फोर्थ होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें से ए का थर्ड हो, बी का सेकंड हो, सी फर्स्ट हो और डी फोर्थ हो। ये कोई ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए इस क्वेश्चन की भी कॉमन मार्किंग होगी। ठीक, इसमें से जो पहले हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया था, ये वाला क्वेश्चन, इसकी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये आप लोग कमेंट करके बताना कि इसकी कॉमन मार्किंग होगी या नहीं होगी। बाकी इनकी डेफिनेटली कॉमन मार्किंग होगी। एक क्वेश्चन ये भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स। ठीक, ये दो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये भी 2 मार्क्स का है, ये भी 2 मार्क्स का है, 3, ये भी 2 मार्क्स का है, 4, 5, ठीक है, और ये भी 6, 6 क्वेश्चन। ये वाला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये कहा नहीं जा सकता। ठीक, फिर भी अब आपके 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी कॉमन मार्किंग होगी। अगर ये कॉमन मार्किंग के लिए जाते हैं तो आपके एटलीस्ट 12 मार्क इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, फिर भी आप समझिए यहाँ पर 10 to 12 मार्क्स इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है आपके रिवाइज आंसर की में। तब तक के लिए वेट करिए रिवाइज आंसर की का।